अगर जदीद दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाई जाए तो एक नाम हैरान कुन हद तक हर जगह मौजूद नजर आता है। इस तज्जिए में हम सीधा उस पोशीदा मेमार की कहानी में उतरेंगे जिसने सिर्फ तेल से अरबों नहीं कमाए बल्कि हमारे आज के स्कूलों, अस्पतालों और माशरती निज़ाम की बुनियादें तक खामोशी से अपने अंदाज में ढाल दी। तो आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं। शुरू करने के लिए एक लम्हे के वास्ते ज़रा सोचते हैं। आज हम जिस तरह के क्लासरूम्स में बैठते हैं या जिस तरह के दवाओं पर मबनी तिब्बी निज़ाम पर पूरी दुनिया इन्हिसार करती है, उनका नक्शा आखिर किसने और क्यों तैयार किया? ये बज़ाहिर बड़े आम से सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जो हमेशा से हमारी आंखों के बिल्कुल सामने रहा है। और वो जवाब है जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया का पहला अरबपति शख्स। ये सिर्फ बेपनाह दौलत इकट्ठी करने की कोई आम दास्तान नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे गैर मरई हाथ की जिसने इंतहाई खामोशी और बारीक बीनी से उन तमाम निज़ामों को डिज़ाइन किया जिन्हें आज हम जदीद माशरे की बुनियाद समझते हैं। ज़रा इस हैरतंगेज़ तज़ाद को तो देखें। 1839 में न्यूयॉर्क का एक सर्द देही इलाका, शदीद भूख और एक ऐसा बाप जो कैंसर के जाली इलाज बेचने वाला नौसरबाज था। और फिर इस इंतहाई मुश्किल जिंदगी से निकलकर 1916 तक आते आते यही शख्स $1 अरब की नाकाबिले यकीन आलमी दौलत का तनतनहा मालिक बन चुका था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आखिर ये सब हुआ कैसे? दरअसल 16 साल की उम्र में नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद उसे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। 1859 के ऑयल बूम के दौरान उसने बगौर देखा कि ज़मीन से तेल निकालना तो एक जुए की तरह है, लेकिन इस तेल को रिफाइन करना यानी साफ करना एक ऐसा काम है जिसमें मुनाफे की 100% गारंटी है। हम इस बात की गहराई में चलते हैं कि उसने स्टैंडर्ड ऑयल नामी अपनी कंपनी को एक बेरहम मशीन कैसे बनाया। हिकमत अमली बिल्कुल सीधी सी थी। रेलगाड़ियों की कंपनियों को रोज़ाना 60 गाड़ियों के सामान की गारंटी दी गई और बदले में इंतहाई खुफिया डिस्काउंट लिए गए, जबकि दूसरी तरफ बाकी हरीफ कंपनियों को पूरी कीमत अदा करनी पड़ती थी। और तो और इन हरीफों की फीस का एक हिस्सा भी खुफिया तौर पर सीधा रॉकफेलर की जेब में जा रहा था। जाहिर है कोई भी मार्केट इस तरह के हथकंडों का मुकाबला कैसे कर सकती थी। 1880 तक सूरत हाल ये थी कि अमेरिका का 90% तेल सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑयल रिफाइन कर रहा था। अब ये महज एक कंपनी तो रही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बेकाबू देव बन चुकी थी जिसे उस वक्त के अखबारात ने एक 8 बाजुओं वाले शिकारी यानी ऑक्टोपस का नाम दिया। लेकिन फिर तारीख ने एक ज़बरदस्त पलटा खाया और आइडा टारबेल नामी एक निडर सहाफ़ी मैदान में उतरी। उनके अपने वालिद की तेल की कंपनी इसी इजारादारी का शिकार होकर तबाह हुई थी। आइडा ने मुसलसल 2 साल की सख्त मेहनत से उन खुफिया नेटवर्क्स को बेनकाब करके रख दिया, और इसी रिपोर्टिंग का नतीजा था कि 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने इस इजारादारी को ख़त्म करने का तारीखी फैसला सुनाया। अदालत का ये हुक्म था कि स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़कर 34 अलग अलग आज़ाद कंपनियों में बांट दिया जाए। पूरे अमेरिका ने इस फैसले का भरपूर जश्न मनाया। सबको लगा कि इंसाफ की बहुत बड़ी जीत हो गई है और एक इजारादारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। मगर असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब रॉकफेलर तक ये खबर पहुंची तो वो गोल्फ खेल रहा था। परेशान होने के बजाय वो महज मुस्कुराया और अपने साथियों से कहा कि अगर पैसा कमाना है तो ये स्टॉक खरीदने का सबसे बेहतरीन वक्त है। वो जानता था कि जब ये 34 कंपनियां मार्केट में अलग अलग काम करेंगी तो उनकी कीमतें दुगनी हो जाएंगी, और बिल्कुल यही हुआ। 1916 तक इसी फैसले ने उसे दुनिया का पहला अरबपति बना दिया। खैर, तेल और दौलत की ये कहानी तो महज तस्वीर का एक रुख है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे और ज़्यादा अहम पहलू की तरफ, जो है तालीमी निज़ाम की इंजीनियरिंग और 1902 का जनरल एजुकेशन बोर्ड। 1902 के इस एजुकेशन बोर्ड की इबारत को ज़रा गौर से देखते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, बल्कि एक वाज़िया इरादा था। उनका मकसद ऐसे बच्चे तैयार करना बिल्कुल नहीं था जो कल को मुफक्किर, फ़लसफ़ी या आज़ाद सोच रखने वाले साइंसदान बने, बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाना था जो आने वाली नस्ल को फरमाबरदार और तयशुदा उसूलों पर चलने वाले फैक्ट्री वर्कर्स में तब्दील कर दे। तो बुनियादी तौर पर ये तालीम के नाम पर कोई फलाही काम नहीं हो रहा था, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर
ورک فورس مینجمنٹ کی جا رہی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بالکل نوآبادیاتی دور کے اس نظام کی ایک جدید شکل تھی جس کا مقصد حکمرانوں کے لیے بہترین اور خاموش مزدور طبقہ تیار کرنا تھا، ایک ایسا ماڈل جسے بعد میں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر دیا گیا۔ تعلیمی میدان کے بعد باری آتی ہے صحت کی۔ ہمارا اگلا حصہ جدید طبی اجارہ داری کے بارے میں ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کیسے قدرتی علاج سے پیٹرو کیمیکلز تک کا سفر طے کیا گیا۔ یہاں بھی کاروباری منطق بالکل صاف تھی۔ جڑی بوٹیوں اور قدرتی طریقوں کو قانونی طور پر پیٹنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر میڈیکل کی دنیا کو پیٹرولیم سے نکلنے والے کیمیکلز کی طرف موڑ دیا جائے تو ان ادویات کو بآسانی پیٹنٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایک بار پیٹنٹ مل گیا تو پھر سمجھے ایک مستقل اور کبھی نہ ختم ہونے والی اجارہ داری کا دروازہ کھل گیا۔ اور اس بڑی تبدیلی کو تیزی سے لانے کے لیے 1910 میں مشہور فلیکسنر رپورٹ لائی گئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 155 میڈیکل اسکولوں کا جائزہ لینے والی یہ رپورٹ ایک ایسے شخص نے لکھی جس کا میڈیکل کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ راک فیلر کی بے پناہ فنڈنگ کے زور پر اس ایک رپورٹ نے روایتی طریقہ علاج سکھانے والے اسکولوں کو زبردستی بند کروا دیا اور صرف ادویات پر مبنی ماڈل کو ہی واحد درست راستہ قرار دے دیا۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ کروڑوں ڈالر کا عطیہ دیا جا رہا ہے، کتنی زبردست انسان دوستی ہے، لیکن غیر جانبدار تاریخی ریکارڈز پر نظر ڈالیں تو یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی اسٹریٹجک سرمایہ کاری تھی۔ اس کا اصل مقصد بیانیے کو مکمل کنٹرول کرنا، ناقابل پیٹنٹ علاج بند کروانا اور عالمی سطح پر صحت کی ایسی پالیسیاں بنانا تھا جو ہمیشہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت کام کریں۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد جب ہم اگلی بار کسی جدید ہسپتال یا کلاس روم میں قدم رکھیں تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچا جائے کہ ہم جسے اپنی آج کی حقیقت سمجھتے ہیں اس کا کتنا بڑا حصہ 20ویں صدی کے محض ایک ارب پتی انسان کی سوچی سمجھی کاروباری حکمت عملیوں کے زیر اثر ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔